बेटा टॉपिक जो हम आज स्टडी करेंगे वो है लॉज ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर वाला टॉपिक हमने आज स्टडी करना है। बेटा ये वाला टॉपिक हमने बुक में से ही है, ये TR जैन की बुक है, आपको जो मैंने रिकमेंड करी हुई है TR जैन की बुक, उसी में से ये टॉपिक, क्योंकि ये टॉपिक इजी है तो मैं सीधा बुक वाले PDF से ही अपनी वीडियो रिकॉर्ड करके बेटा मैं आपको इसमें से ही समझा देता हूँ। ये टॉपिक काफ़ी इजी है। इससे पहले हमने लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल वाला टॉपिक हमने किया हुआ है। लॉज ऑफ रिटर्न्स टू स्केल, लॉज ऑफ रिटर्न्स टू जो स्केल थे ना बेटा, वो लॉन्ग रन में अप्लाई होते थे, और जो लॉज ऑफ रिटर्न्स टू ए फैक्टर हैं ये शॉर्ट रन में अप्लाई होते हैं, ये शॉर्ट रन में एप्लीकेबल होते हैं। और शॉर्ट रन वो पीरियड होता है जिसमें कुछ फैक्टर फिक्स्ड है और कुछ फैक्टर वेरिएबल होते हैं। और ये जो शॉर्ट रन में ये लॉज ऑफ रिटर्न्स टू अ फैक्टर ये बताते हैं, शॉर्ट रन में जब एक फैक्टर को फिक्स रखकर दूसरे वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी बढ़ाते जाते हैं तो शुरू में लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू फैक्टर अप्लाई होता है, फिर लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू स्केल, और सेकंड में जब एक फैक्टर को फिक्स रख के वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी और बढ़ाते हैं, फिर बाद में लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू ए फैक्टर वाला लॉ अप्लाई होता है, और लास्ट में डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर वाला लॉ अप्लाई होता है। मतलब शुरू में प्रोडक्शन जिस प्रोपोर्शन में हमने फैक्टर को बढ़ाया, प्रोडक्शन ने उससे ज़्यादा बढ़ना है, ठीक है, बाद में उसी रेट से बढ़ना है, बाद में प्रोडक्शन ने कम रेट से बढ़ना है। तो इसीलिए इसको तीन लॉज है, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू स्केल, इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर, कांस्टेंट रिटर्न्स टू ए फैक्टर एंड डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर। इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, और कांस्टेंट रिटर्न्स टू ए फैक्टर को लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट भी बोलते हैं। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर को लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। हम वन बाय वन तीनों लॉज को हम स्टडी करेंगे। पहले हम करने लगे बेटा लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर ये कहता है कि शॉर्ट रन में जब हम एक फैक्टर, मान लीजिए लैंड को फिक्स रखकर लेबर की क्वांटिटी और बढ़ाते हैं तो प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है, यानी कि प्रोडक्शन हर बार ज़्यादा बढ़ती है। जैसे इस टेबल को देखो बेटा, एक लैंड पर हमने लेबर को 1 2 3 4 5 ऐसे लेबर की क्वांटिटी बढ़ा रहे हैं, तो टोटल प्रोडक्शन पहली लेबर ने 4 दी टोटल प्रोडक्शन, दूसरी ने 6 दी तो टोटल हो गई 10, तीसरी यूनिट ऑफ लेबर ने 8 प्रोडक्शन दी 18 टोटल, फिर 10 फिर बढ़ी, फिर 12 बढ़ी, ठीक है, इंक्रीजिंग रेट से प्रोडक्शन बढ़ी। और यहाँ पर अगर मार्जिन प्रोडक्शन निकालें, मार्जिन प्रोडक्शन होता है चेंज इन टोटल प्रोडक्शन, पहले 6 की चेंज आई देखो, फिर 8 10 और 12, तो इस ढंग से मार्जिन प्रोडक्शन जो है हमारी बनती है। इसको कहते हैं लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर। इसको बेटा हम एक टेबल से तो बना दिया, अब हम एक डायग्राम से भी बनाते हैं। ये वाली एक डायग्राम ये बनानी है और एक ये बनानी है। दोनों डायग्राम में वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर यूनिट्स ऑफ लेबर को लिया, इधर टोटल प्रोडक्शन को लिया और इधर मार्जिन प्रोडक्शन को लिया। तो टेबल में देखो टोटल प्रोडक्शन जो है हमारी वो इंक्रीज कर रही है इंक्रीजिंग रेट से, और मैंने आपको बताया हुआ है जब कोई चीज़ इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है ना तो उसकी स्लोप ऐसे होती है। तो ये हमारी टोटल प्रोडक्शन का कर्व है। लेबर इतनी बड़ी पहले, प्रोडक्शन उतनी, लेबर फिर उतनी बड़ी, प्रोडक्शन उससे ज़्यादा इंक्रीजिंग रेट से बढ़ रही है। और यहाँ हमने सेकंड डायग्राम में मार्जिन प्रोडक्ट को लिया है। मार्जिन प्रोडक्ट लगातार 6 8 10 12, तो ये पॉजिटिव स्लोप का होगा, ठीक है। पॉइंट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधे ही इसको कर सकते हो। और फिर मैंने आपको बताया था लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। क्यों? क्योंकि जब प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से बढ़ती है ना बेटा, तो कॉस्ट, एवरेज कॉस्ट कम हो जाती है। जब आपने लेबर और बढ़ाई, फैक्टर्स बढ़ाए पर प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ गई, इट मीन्स आपकी पर यूनिट कॉस्ट फॉल करती है। ये इस टेबल से क्लियर हो जाता है। देखो लैंड फिक्स्ड है, लेबर 1 2 3 4 5, टोटल प्रोडक्शन वही पिछले टेबल से ली हमने 4 10 18 28 और 40। टोटल कॉस्ट, पहली लेबर की कॉस्ट है 40
2 यूनिट्स की हो जाएगी 80, 3 की 120, यानी हर बार हर लेबर की कॉस्ट 40 है हर यूनिट ऑफ लेबर की। और यहाँ पर हमने एवरेज कॉस्ट निकाल लिया, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन, 40 डिवाइडेड बाय 4 इज़ 10, 80 डिवाइडेड बाय 10 इज़ 8। तो इसी तरह से ये हमारा एवरेज कॉस्ट आ गई। ये लगातार फॉल कर रही है, इसलिए जो AC का कर्व है ना बेटा वो नेगेटिव स्लोप का होगा। इसमें हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर आउटपुट को लिया है और वर्टिकल एक्सिस पर एवरेज कॉस्ट को लिया है। ये हमारा एवरेज कॉस्ट को फॉल करता है, इसीलिए लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर को लॉ ऑफ डिमिनिशिंग कॉस्ट भी कहते हैं। ये फर्स्ट लॉ कंप्लीट हो गया, ये कॉजेज करने की ज़रूरत नहीं है। फिर सेकंड लॉ करते हैं बेटा, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू अ फैक्टर। ये लॉ ये बताता है कि शॉर्ट रन में जब एक फिक्स्ड फैक्टर लैंड के ऊपर वेरिएबल फैक्टर की क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो प्रोडक्शन सेम रेट से बढ़ती है, हर बार उतनी ही बढ़ती है। जैसे पहली लेबर ने प्रोडक्शन 10 दी, दूसरी ने भी 10 करके टोटल कितनी होगी 20, थर्ड से टोटल प्रोडक्शन 30, 40 और 50। और मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है, चेंज इन टोटल प्रोडक्शन, हर बार 10 10 10 10 की चेंज आ रही है। ठीक है, तो डायग्राम में एक टोटल प्रोडक्शन का कर्व बनाना है और दूसरा मार्जिनल प्रोडक्शन का कर्व बनाना है। टोटल प्रोडक्शन कर्व देखो बेटा सेम रेट से बढ़ रहा है ना, तो जब कोई चीज़ सेम रेट से बढ़ती है ना वो 45 डिग्री लाइन की होती है। ये टोटल प्रोडक्शन कर्व हमारा जो है वो 45 डिग्री एंगल का टोटल प्रोडक्शन कर्व हमारा बढ़ गया। और मार्जिनल प्रोडक्शन देखो टेबल में कांस्टेंट रह रही है ना, मतलब आउटपुट चाहे बढ़ रही है, लेबर बढ़ रही है, ये यूनिट्स ऑफ लेबर बढ़ रहे हैं, पर टोटल प्रोडक्शन जो हमारी मार्जिनल प्रोडक्शन जो है वो OP ही रहेगी। ये मार्जिनल प्रोडक्शन कर्व है। ठीक है, अब लॉ ऑफ, जैसे मैंने पहले कहा था, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स टू ए फैक्टर को लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट भी बोलते हैं। तो इसी चीज़ को हम एक टेबल से भी शो कर सकते हैं। ये देखिए टेबल लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट में लेबर लैंड कांस्टेंट है, लेबर की फैक्टर बढ़ा रहे हैं। टोटल प्रोडक्शन पिछली टेबल में जैसे था 10 20 30 40 50, टोटल कॉस्ट 100 है 1 लेबर की, 2 की फिर 200 होगी, 3 की 300, 400, 500। एवरेज कॉस्ट निकाली, एवरेज कॉस्ट आती है TC डिवाइडेड बाय TP। ठीक है, तो 100 डिवाइडेड बाय 10 इज़ 10, 200 डिवाइडेड बाय 20 इज़ 10, 300 डिवाइडेड बाय 30 इज़ 10, यानी कि एवरेज कॉस्ट कांस्टेंट रहेगी। और मार्जिनल कॉस्ट क्या होगा, मार्जिनल चीज़ होती है हमेशा जब टोटल में जो चेंज आती है ना उसे मार्जिनल कहते हैं। तो टोटल में जो चेंज आती है उसको मार्जिनल कहा जाता है। इसको आप छोड़ भी सकते हो, रहने दो, क्योंकि टेबल में डायग्राम में नहीं ना, तो इसको आप टेबल वहाँ पर ना बनाना बेटा। इसका ये हमारी कॉस्ट एवरेज कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट रह रही है, इसीलिए कांस्टेंट की आउटपुट चाहे हॉरिजॉन्टल एक्सिस की जितनी भी हो रही है, चाहे आउटपुट इतनी है चाहे इतनी है, एवरेज कॉस्ट OC कांस्टेंट है। ये हो गया लॉ ऑफ कांस्टेंट कॉस्ट का। और अब थर्ड लॉ है बेटा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर। ये लॉ ये बताता है कि शॉर्ट रन में जब एक फैक्टर को फिक्स रख के हम दूसरे फैक्टर की क्वांटिटी बढ़ाते हैं तो प्रोडक्शन जो है वो हर बार पहले से कम बढ़ती है, डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगी। और इस लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न को लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट भी कहते हैं। तो इसकी कुछ अजम्पशंस हैं कि टेक्नोलॉजी रिमेन्स कांस्टेंट, ऑल यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर होमोजीनियस, मतलब कि जो लेबर है वो एक जैसी है। दिस लॉ इज़ एप्लीकेबल इन शॉर्ट पीरियड एंड सारे फैक्टर फिक्स्ड हैं, सिर्फ एक फैक्टर वेरिएबल है। ये टेबल है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर का। एक फैक्टर ये फिक्स्ड है हमारा लैंड, इस पर लेबर और बढ़ा रहे हैं, टोटल प्रोडक्शन डिमिनिशिंग रेट से बढ़ेगी। पहले 6 बढ़ी थी, फिर 4 इंक्रीज़ करके 10, फिर 2 इंक्रीज़ करके 12, फिर 1 इंक्रीज़ करके 13। ये मार्जिनल प्रोडक्शन क्या होता है, चेंज इन टोटल प्रोडक्शन। 4 की चेंज आई, 2 की चेंज आई और 1 की चेंज आई। तो इसी को हमने एक डायग्राम में बना देना है। 2 डायग्राम्स बनेंगी, एक टोटल प्रोडक्शन की
और एक मार्जिन प्रोडक्शन की। तो ये टोटल प्रोडक्शन का कर्व इस ढंग से, इन जब मैंने बताया था ना, जब कोई डिमिनिशिंग रेट से कोई चीज़ बढ़ती है वो ऐसे आती है, ऐसे। और इन्होंने इसके टेबल से थोड़ा आगे करके ये डायग्राम बना दी। टेबल यहाँ तक बनाया था और उसके बाद अगर इसको और इंक्रीज़ अगर कराए ना, जैसे 4 की इंक्रीज़, 2 की इंक्रीज़, 1 की इंक्रीज़, फिर 0 की इंक्रीज़ 13, यानी कि फिर -1 की इंक्रीज़ 12, फिर 10, यानी कि ये डिमिनिश भी करना था, तो ये डिमिनिश कर रहा है, राइट। और मार्जिन प्रोडक्शन दूसरे डायग्राम में ये देखो फॉल कर रहा है ना एमपी, तो ये भी एमपी है, मार्जिनल प्रोडक्शन है, ये फॉल करेगी। ये हमारा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर आ गया। और डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर को इंक्रीजिंग कॉस्ट भी बोलते हैं, ये इसको लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट भी बोलते हैं। ये देखिए, वैसे ही टेबल में हमने पिछले टेबल के अकॉर्डिंगली इंक्रीजिंग रिटर्न डिमिनिशिंग रिटर्न्स वाले टेबल में लैंड फिक्स्ड है, लेबर बढ़ रही है, टोटल प्रोडक्शन है ये का, टोटल कॉस्ट हमेशा सेम रेट से बढ़ती है। एक लेबर की कॉस्ट अगर 60 है, 2 की 120, 180 और 2, यहाँ पर एवरेज कॉस्ट निकाल ली, TC डिवाइडेड बाय टोटल प्रोडक्शन, 60 डिवाइडेड बाय 6 इज़ 10, 120 डिवाइडेड बाय 10 इज़ 12, 180 डिवाइडेड बाय 12 इज़ 15। तो ये हमारे पास एवरेज कॉस्ट आ गई। और ये देखो बेटा, एवरेज कॉस्ट लगातार बढ़ रही है, तो इसलिए इसका जो एवरेज कॉस्ट का कर्व है ना वो ऐसे आएगा। इधर अगर हम आउटपुट को लेते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर, और वर्टिकल एक्सिस पर हम एवरेज कॉस्ट को लेते हैं, ये देखना, ये हमारा एवरेज कॉस्ट का कर्व आ गया। ये हमने लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू ए फैक्टर या लॉ ऑफ इंक्रीजिंग कॉस्ट को एक्सप्लेन कर लिया, ठीक है। और आगे इसमें ये क्वेश्चन करना है कि ये लॉ, वाई द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाई मेनली टू एग्रीकल्चर, कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स वाला क्वेश्चन जो है वो एग्रीकल्चर पर अप्लाई क्यों होता है, कि क्यों एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन जो है वो कम बढ़ती है एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री। तो उसका पहला कारण है फिक्सिटी ऑफ लैंड, कि एग्रीकल्चर का मेन इनपुट लैंड है और लैंड की सप्लाई फिक्स्ड है। एक लैंड को जब हम बार बार यूज़ कराएंगे तो उसकी प्रोडक्टिविटी फॉल करेगी, यानी कि डिमिनिशिंग रिटर्न्स का लॉ अप्लाई होना ही होना है, ठीक है। इंडस्ट्री में ऐसा नहीं होता, इंडस्ट्री में मेन फैक्टर लैंड नहीं है, इंडस्ट्री में मेन फैक्टर मशीनरी है, और मशीनरी की सप्लाई बढ़ जाती है, इसलिए इंडस्ट्री में प्रोडक्शन ज़्यादा बढ़ जाती है, बट एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं बढ़ती, यानी कि एग्रीकल्चर में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाई होता है। सेकंड, लेस यूज़ ऑफ मशीन, एग्रीकल्चर पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाई होने का अगला कारण ये है कि एग्रीकल्चर में मशीन का यूज़ कम होता है एज़ कम्पेयर टू इंडस्ट्री, इसलिए एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन कम बढ़ती है। थर्ड रीज़न है एग्रीकल्चर में डिमिनिशिंग रिटर्न्स का लॉ अप्लाई होने के, यानी कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन कम बढ़ने का थर्ड रीज़न है कि यहाँ पर नेचुरल फैक्टर का असर ज़्यादा होता है, कि अगर फ्लड्स आ गए, अर्थक्वेक आ गया, या कुछ ऐसा नेचुरल क्लैमिटी कुछ आ गई, तो उसमें प्रोडक्शन का लॉस ज़्यादा हो जाता है, बट इंडस्ट्री पर इनका असर कंपैरेटिवली कम होता है, इसलिए एग्रीकल्चर में डिमिनिशिंग रिटर्न अप्लाई होता है। फोर्थ रीज़न कि एग्रीकल्चर में प्रोडक्शन ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ती, यानी कि एग्रीकल्चर में डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाई होता है, उसका फोर्थ रीज़न है कि एग्रीकल्चर सीजनल ऑक्यूपेशन है, जिस कारण से वहाँ प्रोडक्शन ज़्यादा नहीं बढ़ सकती, और कुछ 6 महीने किसान काम करते हैं, 6 महीने खाली रहते हैं, ठीक है। कि जब उन्होंने फसल अपनी सीड्स वगैरह डाल दिए, उसके बाद जब तक फसल नहीं उगती वो खाली रहते हैं, प्रोडक्शन वहाँ पर काफ़ी देर बंद रहती है, इसलिए एग्रीकल्चर पर लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स अप्लाई होता है। फॉल इन फर्टिलिटी ऑफ लैंड, कि एग्रीकल्चर फिक्स्ड है, उसको जैसे जैसे और यूज़ करेंगे उसकी उपजाऊ शक्ति कम होती जाएगी, इसलिए डिमिनिशिंग रिटर्न से प्रोडक्शन बढ़नी है। आगे एग्रीकल्चर में डिवीज़न ऑफ लेबर भी नहीं होता, डिवीज़न ऑफ लेबर होता है पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को छोटे छोटे हिस्सों में बांटना और
हर हिस्से को अलग अलग लेबर को देना और साइमल्टेनियसली प्रोडक्शन चलती रहती है। जैसे मान लीजिए इंडस्ट्री में क्या होता है, एक जो शर्ट्स हैं, शर्ट्स को प्रोड्यूस करने में कितने सारे यूनिट्स हैं लगातार काम कर रहे हैं। एक यूनिट है वो शर्ट्स की कटिंग करता है, अगली यूनिट है जो लेबर की वो शर्ट्स की स्टिचिंग करती है, अगली यूनिट है वो स्टिच करके उसको बटन वगैरह लगाती है, अगली यूनिट है प्रेस करती है, अगली यूनिट है पैक करती है। यानी कि पांचों यूनिट इकट्ठी काम कर रही हैं, पांचों यूनिट्स इकट्ठी वो शर्ट्स की प्रोडक्शन कर रही हैं, जिससे प्रोडक्शन इंडस्ट्री में ज़्यादा होता है। बट एग्रीकल्चर में ऐसा क्या पॉसिबल है कि एक लेबर की यूनिट उस वहाँ पर कर दे, सिंचाई कर दे, दूसरी बीज डाल दे, तीसरी पानी दे दे, चौथी फसल को उसी समय साइमल्टेनियसली काट ले? नहीं ना। यानी कि एग्रीकल्चर में डिवीज़न ऑफ लेबर नहीं होती ज़्यादा, इसलिए यहाँ प्रोडक्शन कम होती है। अगला, एग्रीकल्चर में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स के अप्लाई होने का कारण ये है कि वहाँ पर सुपरविज़न की कमी होती है, वहाँ पर ज़्यादा सुपरविज़न इफ़ेक्टिवली नहीं की जा सकती, जहाँ जिससे फसल ख़राब होती है। तो इसी कारण से लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स मेनली एग्रीकल्चर पे अप्लाई होता है। थैंक यू बेटा।